एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में हमने क्या देखा? एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में हमने 7 डिफरेंट टाइप देखे। अब एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में कितनी फ्रीक्वेंसी यूज किए जाते हैं वो आज हम देखेंगे। इफ 400 मेगाहर्ट्ज frequency used, then this type of NMR instrument is called 400 megahertz NMR instrument. And if 600 megahertz frequency is used, then this types of NMR instrument is called 600 megahertz NMR instrument. तो अब 400 मेगाहर्ट्ज कहाँ से आया? 400 मेगाहर्ट्ज का मीनिंग क्या हुआ? 400 इंटू 10⁶। 400 इंटू 10⁶ क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 400 इंटू 10⁶ है, इतना साइकिल पर सेकंड में होता होगा। मतलब कि 400 इंटू 10⁶ साइकिल रोटेट हुआ होगा कि पर सेकंड में। इसको बोलते हैं 400 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। देन हम क्या करते हैं कि जिस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम इंस्ट्रूमेंट में वो रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं। रेफरेंस स्टैंडर्ड तो एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में हम यूज करते हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो रेफरेंस स्टैंडर्ड होता क्या है? तो रेफरेंस स्टैंडर्ड को क्या करना है? फिक्स करना है और एक को फिक्स करके सेकंड की स्टडी करनी है। अलग अलग न्यूक्लियस के पास अलग अलग रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि 1H प्रोटॉन एनएमआर, 1H प्रोटॉन एनएमआर में क्या है? 1H प्रोटॉन एनएमआर के लिए क्या है? TMS मतलब क्या हुआ? टेट्रा मिथाइल सिलेन। टेट्रा मिथाइल सिलेन। तो टेट्रा मिथाइल सिलेन का मीनिंग क्या हुआ? सिलेन मीन्स सिलिकॉन प्रेजेंट है और टेट्रा मीन्स 4 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये 4 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और 4 मिथाइल ग्रुप में क्या प्रेजेंट है कि जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो 12 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट पोजीशन पे है। इट मीन्स कि सेम एनवायरमेंट में है। इसको बोलते हैं 12H इक्विवेलेंट प्रोटॉन। इक्विवेलेंट प्रोटॉन and gives sharp peak and gives sharp peak। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि एनएमआर इंस्ट्रूमेंट मेनली फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है। फिर हमने एनएमआर इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंट पार्ट्स देखे थे। देन आज हम डिस्कस करते हैं कि एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड टेट्रा मिथाइल सिलेन हम क्यों यूज करते हैं? वी नीड रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो रेफरेंस स्टैंडर्ड क्यों यूज होते हैं? तो इट इज अ स्टैंडर्ड सब्सटेंस used in a NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस है। तो रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है? रेफरेंस स्टैंडर्ड व्हाई यूज नीड टू रेफरेंस स्टैंडर्ड? तो इट इज अ स्टैंडर्ड सब्सटेंस used in a NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज अ स्टैंडर्ड सब्सटेंस used in a NMR spectroscopy। It is a standard substance used in a NMR spectroscopy। 12 hydrogen protons are equivalent। 12 hydrogen protons are equivalent। आपको आगे पता चल जाएगा कि इसका एनवायरनमेंट कैसे देखते हैं, मतलब होमोटॉपिक, इनैंशियोटॉपिक
और डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन कैसे देखते हैं। मतलब अभी आप टीवाई में हो तो एफआई और एसवाई में आप स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ा बेसिक पढ़ के आए होगे, तो अब आपको पता चल गया होगा कि इनैंशियोटॉपिक, डायस्टीरियोटॉपिक और होमोटॉपिक प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जो टेट्रामिथाइलसिलेन है उसमें क्या है, जो हाइड्रोजन है मतलब प्रोटॉन प्रेजेंट है 12, उसका इक्विवेलेंट एनवायरमेंट है, मतलब सेम एनवायरमेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो जो 12 प्रोटॉन है गिव्स 1 शार्प पीक, मतलब 1 पीक देते हैं, शार्प पीक होती है, शार्प मीन्स ऐसे शार्प पीक होती है। फिर जो टेट्रामिथाइलसिलेन है वो इनर्ट होते हैं, क्योंकि जो सैंपल कंटेनर में हम क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं और सैंपल को किस में डिसॉल्व करते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड में। तो सैंपल को हम जब रेफरेंस स्टैंडर्ड में डिसॉल्व करते हैं तो वो सूटेबल सॉल्वेंट होना चाहिए, मतलब जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है वो सैंपल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और जब आफ्टर द एनएमआर स्टडी हो जाएगी, मतलब सैंपल की स्टडी हो जाएगी, तब जो सैंपल हमको वापस चाहिए तो हम जो रेफरेंस स्टैंडर्ड लिया टेट्रामिथाइलसिलेन, उसको थोड़ा वो सॉल्यूशन सैंपल एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट में से बाहर निकाल के जो सैंपल कंटेनर में हमने जो सॉल्यूशन लिया था, मतलब जो सैंपल को हमने रेफरेंस स्टैंडर्ड में डिसॉल्व करके जो सॉल्यूशन बनाया था उसको थोड़ा हीट करना है। तो क्या होगा, जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है वो पूरा वॉलेटाइल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेफरेंस स्टैंडर्ड टेट्रामिथाइलसिलेन है वो क्या है, इनर्ट है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, इसलिए वो वॉलेटाइल हो जाता है और हमें सैंपल वापस मिल सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि इनर्ट है। हाईली वॉलेटाइल, इनर्ट एंड हाईली वॉलेटाइल। फिर क्या है, इट गिव्स पीक एट अ 0 डेल्टा वैल्यू, इट गिव्स पीक एट अ 0 डेल वैल्यू। आगे मैंने बोला था कि एनएमआर में जो टेट्रामिथाइलसिलेन यूज करते हैं वो क्या होता है, हाईली शील्डेड होता है। शील्डेड एंड डी शील्डेड का डिफरेंस आपको आगे पता चल जाएगा कि शील्डेड का मीनिंग क्या है और डी शील्डेड का मीनिंग क्या है। तो हाईली डी शील्डेड है इसलिए इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू वेरी लो होती है। तो केमिकल शिफ्ट वैल्यू वेरी लो। तो इतना समझ में आया कि हम रेफरेंस स्टैंडर्ड क्यों यूज करते हैं, इतना आप अच्छे से नोट में लिख लेना कि रेफरेंस स्टैंडर्ड कैसे यूज होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट क्या होती है, द सेपरेशन ऑफ पीक पॉजिटिव ऑफ अ सैंपल प्रोटॉन with respect to tetramethyl proton is known as a chemical shift। मतलब टेट्रामिथाइलसिलेन को रेफरेंस लेके हम सैंपल प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट मतलब सेपरेट कर सकते हैं पीक को, उसको बोलते हैं केमिकल शिफ्ट वैल्यू। तो केमिकल शिफ्ट वैल्यू का मीनिंग क्या हुआ, डेल इज इक्वल टू क्या होता है, डेल किस में होता है, इन पीपीएम। डेल इज इक्वल टू इसकी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी को किसको बोलते हैं, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी इन अ हर्ट्ज। एक हर्ट्ज में होती है और एक मेगा हर्ट्ज में होती है। तो डेल इज इक्वल टू इसका प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी का हम आगे देखेंगे कि प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं। तो डेल इज इक्वल टू क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी सैंपल की होती है और रेफरेंस की भी हो सकती है, रेफरेंस स्टैंडर्ड। और जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, इंस्ट्रूमेंट की।
आपको ये जो लिखा है वो नोट्स में अच्छे से लिखना है और एग्जाम में वो बुक्स में से ही पढ़ाया है। तो आप केमिकल शिफ्ट कैसे लिखते हैं वो 1 बाय 1 नोट्स करके रखना। तो क्या है कि डेल इज इक्वल टू सैंपल और फ्रीक्वेंसी रेफरेंस स्टैंडर्ड एंड इंस्ट्रूमेंट। तो इतना आपको समझ में आया कि वो केमिकल शिफ्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो केमिकल शिफ्ट वैल्यू की कुछ रेंज होती है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि उसकी रेंज क्या है। तो केमिकल शिफ्ट वैल्यू केमिकल शिफ्ट की ऐसे रेंज होती है, डेल और टॉ वैल्यू में डिफरेंट होती हैं। तो हम यहाँ से 1 लिखेंगे, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, ये जो 1 to 10 आपकी वैल्यू हुई, जो नीचे की वैल्यू है 1 to 10 वो आपकी क्या है, डेल वैल्यू है। ये आपकी क्या है, डेल वैल्यू है। और जो ऊपर वैल्यू है वो क्या आएगी, टॉ वैल्यू आएगी। वो उल्टा स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले फर्स्ट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो ऊपर की वैल्यू है वो क्या है, टॉ वैल्यू है। क्या है, टॉ वैल्यू। और जो नीचे की वैल्यू है वो क्या है, डेल वैल्यू है। तो जब हम राइट साइड मूव करेंगे तो राइट साइड क्या होगा, अप फील्ड, और इसको बोलते हैं शील्डेड। और जब लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो क्या होगा, डाउन फील्ड, और इसको बोलते हैं डी शील्डेड। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि जो ऊपर की वैल्यू है वो क्या है, टो वैल्यू है, और नीचे की वैल्यू है वो क्या है, डेल वैल्यू है। आगे हमने पढ़ा कि वाई हम टेट्रामिथाइलसिलेन हम क्यों यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्या था कि वो इनर्ट होता है, वॉलेटाइल होता है। इनर्ट वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ओनली सैंपल को डिसॉल्व करते हैं। तो जो सैंपल डिसॉल्व हो जाता है तो और हम सैंपल को वापस लेना है तो हम रिकवर हो सकता है सैंपल। तो एनएमआर इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक का मीनिंग क्या हुआ कि सैंपल जो होता है वो पूरे एनालिसिस में खराब नहीं होता है। जो हम प्योर कंपाउंड लिया था ऐसे प्योर फॉर्म में वापस मिलता है, इसको बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। आगे आप यूवी पढ़ेंगे तो यूवी क्या है, डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, और एनएमआर क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। क्यों, और जो टेट्रामिथाइलसिलेन था उसमें क्या था, 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन थे, हाईली शील्डेड प्रोटॉन थे, इसलिए उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डेल थी, वो क्या थी, 0 थी। आपको पता चला कि शील्डेड मीन्स कि इसकी वैल्यू क्या थी, 0। टेट्रामिथाइलसिलेन की वैल्यू मेनली 0 होती है, वेरी लो होती है। अब आपको ये पीक दिख रही होगी, ऐसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ऐसे आपको पीक मिलेगी। तो इसको हम बोलते हैं टेट्रामिथाइलसिलेन। जब हम इस साइड मूव करते हैं इसको बोलते हैं डी शील्डेड, और ये क्या है, शील्डेड है, वैल्यू लो होती है, इसको बोलते हैं शील्डेड। तो इतना समझ में आया कि केमिकल शिफ्ट हम कैसे निकालते हैं। अब जो हमने केमिकल शिफ्ट लिया और द केमिकल शिफ्ट रिप्रेजेंटेड
represent the position of signal मतलब केमिकल शिफ्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो केमिकल शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ सिग्नल, मतलब जो सिग्नल मिला वो उसकी पर्टिकुलर शील्डेड है या डीशील्डेड है, मतलब उसकी पोजीशन फिक्स हो जाती है. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट the precessional frequency of a different proton present in a molecule. तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, केमिकल शिफ्ट मेनली रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ अ सिग्नल. फिर वो रिप्रेजेंट करता है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंटेड द प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ, मतलब जो डिफरेंट प्रोटॉन होता है मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी से. तो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, ये क्या है आपका सन. इसका सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं कि प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी कैसे होती है. प्रीसेशनल मतलब ये आपका जो सेंटर है इसके आसपास ये घूम रहा होगा, इसको बोलते हैं प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी. तो जो इसका सिंपल एग्जांपल क्या है, सन एंड अर्थ. तो जो अर्थ है वो सन के आसपास क्या है, रोटेट करती होंगी, इसको बोलते हैं प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी. इसको क्या बोलते हैं, प्रीसेशनल अब हम जो एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में 400 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, तो उसमें 400 मेगाहर्ट्ज में कितने नंबर ऑफ साइकिल हुए, 400 इंटू 10⁶. तो 400 इंटू 10⁶ नंबर ऑफ साइकिल इसके आसपास रोटेट हुए होंगे, इसको बोलते हैं 400 मेगाहर्ट्ज वाला हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है. इतना पता चला. अब हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि केमिकल शिफ्ट कैसे निकालते हैं. तो इसका सिंपल एग्जांपल क्या है, CH3 CH2F. इसमें आपको मतलब थोड़ा सा बेसिक आइडिया होगा कि इसका कितने नंबर ऑफ सिग्नल मिलते हैं. तो 2 नंबर्स ऑफ सिग्नल मिलते हैं, 2 सिग्नल. आगे हम नंबर्स ऑफ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तब आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्लियर होगी. अब जो मैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने आगे पढ़ाया था वो आपको मतलब एक बार जो टॉपिक होता है उसको हम समझना है, ऐसे रट्टा लगा के नहीं पढ़ना है. एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा बेसिक है आपको, फिर आगे एनएमआर यूवी आईआर सब मिला के उसका एग्जाम्पल सॉल्व करना आएगा. इसका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड पार्ट है जो वो क्या है, वो है एग्जाम्पल सॉल्व क्वेश्चन. तो उसमें क्या है, जो यूवी है, आईआर है, रामन है और एनएमआर सबकी वैल्यू मिला के हमको वो एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं. तो अब हम आगे चलेंगे, आगे मूव करते हैं कि ये एग्जाम्पल में 2 सिग्नल कैसे मिला. तो जो ये CH3 में जो 3 प्रोटॉन्स हैं वो क्या है, इक्विवेलेंट है. इसका एक जो सिग्नल मिलता है और इसका सेकंड सिग्नल मिलता है B. इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 सिग्नल मिले. अब हमको 2 सिग्नल मिले बट वो शील्डेड है या डीशील्डेड, वो कैसे पता चलेगा. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट.
अब जो फ्लोरीन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए जो एक कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड दिस प्रोटॉन इज लेस। क्योंकि फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए कार्बन के पास से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसके हिसाब से वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस मतलब अराउंड प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, लेस होगी। और जो एक कार्बन दिख रहा है इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की इफेक्ट एक कार्बन पे होती है, एक कार्बन पे थोड़ा लेस होती है। तो इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईली। अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जनरेट देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जनरेट देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड, ओन मैग्नेटिक फील्ड। जो ये ओन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हैं इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और एक और नाम से उसको जाना जाता है कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं, ऑपोजिंग फील्ड। क्या बोलते हैं, ऑपोजिंग फील्ड। तो इतना समझ में आया कि जो कार्बन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, इसलिए जो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, और जो एक कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है देयर ऑन मैग्नेटिक फील्ड, और जो ये ऑन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हैं इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब जो हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई करते हैं, ऐसे कि B0 मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड। और जो ये BI है मतलब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इतना आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी हायर है। तो ये जो सिग्नल है ये क्या है, ये जो सिग्नल है इसको हम नोट करते हैं ए से और इसको बी से। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा हुई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एच ए की ग्रेटर है एच बी से। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एच ए ग्रेटर देन एच बी, मतलब एच ए की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एच बी से। जब हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मतलब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में होती है। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एच ए ग्रेटर देन एच बी, मतलब ए की इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है बी से। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी में क्या है, एच ए की फ्रीक्वेंसी कम होती है एच बी से। इसका मीनिंग क्या हुआ
कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रीक्वेंसी से। आगे हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से। तो अब हमने आगे का एग्जाम्पल जो डिस्कस किया उसमें क्या था? CH3 CH2F। उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है और इसकी लेस होती है, और फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी इसकी लेस होती है। जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए जो ये कार्बन के प्रोटॉन है वो क्या है? डी शील्डेड प्रोटॉन है। डी शील्डेड प्रोटॉन। डी शील्डेड का मतलब क्या हुआ कि डी शील्डेड प्रोटॉन किसको बोलते हैं? तो डी शील्डेड प्रोटॉन मीन्स हाई केमिकल शिफ्ट वैल्यू। हाई केमिकल शिफ्ट वैल्यू। तो और जो CH3 है वो क्या है? शील्डेड है। शील्डेड की जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है? लेस होती है। केमिकल शिफ्ट वैल्यू इज लोअर। केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या होती है? लोअर होती है। जो हमने रेफरेंस स्टैंडर्ड में क्या यूज किया था? टेट्रामिथाइल सिलेन। तो टेट्रामिथाइल सिलेन में हमने देखा था कि उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू मेनली 0 होती है, क्योंकि वो क्या है? मोर शील्डेड है, इसलिए उसकी लेस केमिकल शिफ्ट वैल्यू होती है। तो इन क्लास वी डिस्कस अबाउट द केमिकल शिफ्ट। जो हमने क्लास में पढ़ा कि वो हम कंटिन्यू करेंगे। आगे हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कि ऐसे सिग्नल कैसे निकालते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? CH3 CH2 Cl। ओनली फ्लोरीन को हटा के हमने Cl लिया है, तो सेम पीक आएंगी, मतलब 2 सिग्नल आएंगे। 2 सिग्नल मतलब 2 पीक। अब जो ये प्रोटॉन है 3 प्रोटॉन मतलब 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसका सेम एनवायरमेंट है और इसका सेम एनवायरमेंट है, मतलब ये 2 पीक आएंगी। आपको जो शील्डेड और डी शील्डेड का पता चल गया कि शील्डेड में क्या होता है? केमिकल शिफ्ट वैल्यू ये क्या है? शील्डेड होता है। उसमें क्या है? केमिकल शिफ्ट वैल्यू लोअर। केमिकल शिफ्ट वैल्यू लोअर। और इसमें क्या है? डी शील्डेड है, क्योंकि Cl क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए ये क्या है? डी शील्डेड, इसलिए इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू हायर होती है। जो आगे हमने रेंज पढ़ा कि इतने 0 से लेके 10 तक उसकी रेंज होती है केमिकल शिफ्ट की। अब हम रेंज वैल्यू निकाल सकते हैं। रेंज वैल्यू हमको याद रखनी है, उसका हम एक टेबल का रट्टा मारेंगे कि वो टेबल कैसे याद रखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखाऊंगी। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज क्या होती है। ये जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज है वो आपको हर एक क्लास में रिवाइज करके आना है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितने टाइप्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टाइप है कार्बन के पास हाइड्रोजन अटैच है, मतलब जो कार्बन है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो क्या है? अटैच्ड नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो नो अटैच्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो उसमें क्या है?
जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और उसके पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच नहीं है, तो उसकी रेंज क्या होगी, 0.5 to 2 ppm रेंज होगी। फिर सेकंड है, कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उसमें क्या होगा, अटैच्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अटैच्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और उसकी क्या रेंज है, 2 to 5। फर्स्ट क्या था कि कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है वो अटैच्ड नहीं है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और नो अटैच्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसकी जो डेल वैल्यू क्या होगी, 0.5 to 2 ppm। और जो कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उसमें क्या है, अटैच्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, उसकी डेल वैल्यू क्या आएंगी, 2 to 5। फिर थर्ड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में क्या है, जो उसकी डेल वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, 5 to 8.5 ppm। इतना समझ में आया। फिर फोर्थ है अल्काइन, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो थर्ड क्या देखा, थर्ड है अल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, उसकी रेंज क्या आएगी, 5 to 8.5 ppm। अब जो फोर्थ है वो क्या है, अल्काइन, फोर्थ है अल्काइन, मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसकी रेंज क्या होती है, 2 to 3 ppm। तो फर्स्ट हमने रेंज कहाँ से स्टार्ट की थी, कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इसकी रेंज क्या थी, 0.5 से 2 ppm। फिर सेकंड क्या था कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है, तो इसकी क्या रेंज आएगी, 2 to 5। देन हमने क्या डिस्कस किया था, अल्कीन, अल्कीन की रेंज क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड रेंज 5 to 8.5 ppm। जो अल्काइन की रेंज क्या होती है, 2 to 3 ppm। फिर फिफ्थ है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की रेंज 8.5 से 10 ppm है। ये टेबल आपको पूरा याद रखना है, आगे एग्जाम में जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल। फिर 6 है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की रेंज बहुत ज्यादा होती है, 10 to 12.5 ppm। तो ये क्या है, एल्डिहाइड, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, नो अटैच्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उसकी क्या रेंज आएगी, 0.5 से 2 ppm। फिर नेक्स्ट सेकंड क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच, तो 2 to 5 ppm। फिर देन नेक्स्ट क्या था, अल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 5 to 8.5 ppm। देन नेक्स्ट क्या था, अल्काइन, तो अल्काइन में क्या रेंज है, 2 to 3 ppm। एल्डिहाइड में क्या है, 8.5 से 10 ppm, और कार्बोक्सिलिक एसिड में रेंज ज्यादा है, 10 to 12.5 ppm। अब जो ये मेन इंपॉर्टेंट रेंज है वो आपको ये याद रखनी है, एग्जाम में आपको ज्यादा काम आएंगी। OCH2 की रेंज है 4.0 से 4.5 ppm, और OCH3 की रेंज है 3.5 से 4.0 ppm। आप कैसे याद रखोगे कि यहाँ पे जो 3 है इसलिए जो रेंज स्टार्ट होती है 3.5 से 4.0,
इतना आपको याद रखना है। OCH2 की रेंज क्या है, 4.0 से 4.5 ppm और OCH3 की क्या रेंज है, 3.5 से 4.0 ppm। मतलब ये 3 है तो रेंज स्टार्ट होगी 3.5 से, इतना आपको याद रखना है। और एक और रेंज याद रखनी है, अल्कोहलिक एच, तो उसकी क्या रेंज है, 4.6 ppm। अल्कोहलिक एच की रेंज है 4.6 ppm। ये जो रेंज होती है वो अप्रोक्सीमेट रेंज होती है। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि CH3 की रेंज 0.5 ही होगी, लेकिन जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0.5 से 2 के बीच में जो रेंज होती है। मतलब sp3 हाइब्रिडाइजर कार्बन की रेंज 0.5 से 2 से 5, फिर अल्कीन की 5 से 8.5, अल्काइन की 2 से 3, एल्डिहाइड की 8.5 से 10 और कार्बोक्सिलिक एसिड की 10 to 12.5। फिर OCH2 और OCH3 की रेंज क्या है, 3.5 से 4.0 और OCH2 की रेंज क्या है, 4.0 से 4.5। फिर अल्कोहलिक H की रेंज क्या है, तो 4.6 ppm उसकी रेंज है। अब रेंज हम एक बार शॉर्ट में याद कर लेते हैं कि रेंज कैसे होती है। तो 0.5 से क्या थी, 2 से क्या थी, 5 से क्या थी, 8.5 से क्या थी, 10 और 10 से 12.5 और 2 और 5 के बीच में क्या है, 3। अब जो 0.5 से 2 है वो किसके लिए यूज होते हैं, sp3 और नो अटैच्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये भी क्या है, sp3 अटैच्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये क्या है, नो अटैच्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये क्या है, अटैच्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फाइव से 8.5 क्या है, sp2 कार्बन के लिए, मतलब एल्कीन के लिए यूज होती है। फिर 8.5 से 10 sp हाइब्रिडाइज्ड, वो क्या है, अल्काइन। और 10 to 12.5 क्या है, जो 8.5 से 10 वो क्या है, 8.5 से 10 क्या है, 8.5 से 10 है एल्डिहाइड और 10 to 12.5 है एसिड। और जो ये 3 है वो होती है 2 से 3 sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, मतलब अल्काइन के लिए sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होती है। 8.5 into 10 ऐसे गलती नहीं करनी है। एल्डिहाइड के लिए 8.5 से 10 होती है और एसिड के लिए 10 से 12.5 होती है। इतना आपको नोट में अच्छे से शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है, इतना लिख देना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ सिग्नल कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्नल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल आपने FY और SY में आप पढ़ चुके होंगे कि इनैनिसोटॉपिक प्रोटॉन किसे कहलाते हैं, डायस्टीरियोटॉपिक किसको बोलते हैं और होमोटॉपिक प्रोटॉन किसको बोलते हैं। तो हम एक बार अच्छे से देखेंगे कि आपको याद होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डायस्टीरियोटॉपिक, इनैनिसोटॉपिक और होमोटॉपिक में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट क्या है, डायस्टीरियोटॉपिक, होमोटॉपिक एंड इनैनिसोटॉपिक। ये जो होमोटॉपिक एंड इनैनिसोटॉपिक है वो क्या है, केमिकली इक्विवेलेंट है, केमिकली इक्विवेलेंट।
और डायस्टीरियो टॉपिक है वो क्या है, नॉन इक्विवेलेंट मीन्स डिफरेंट सिग्नल, मतलब जो डायस्टीरियो टॉपिक प्रोटॉन है वो क्या देते हैं, डिफरेंट सिग्नल देते हैं, क्योंकि वो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं। जब होमोटॉपिक एंड इनांशियोटॉपिक क्या है, केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं और वो क्या देते हैं, सेम सिग्नल देते हैं, सेम सिग्नल देते हैं। तो इतना समझ में आया कि केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन गिव्स ओनली वन सिग्नल, गिव्स ओनली वन सिग्नल। अब आपको होमोटॉपिक, इनांशियोटॉपिक और डायस्टीरियोटॉपिक एक बार अच्छे से आपको रिवाइज कर लेना है कि होमोटॉपिक किसे बोलते हैं, डायस्टीरियोटॉपिक किसे बोलते हैं और इनांशियोटॉपिक किसे बोलते हैं। तो होमोटॉपिक किसे बोलते हैं, अब हम देखते हैं कि होमोटॉपिक किसे बोलते हैं। तो जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फर्स्ट हम अप्लाई करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जब हम रोटेट करेंगे, ऐसे एक्सिस होती है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, इंटरचेंज प्रोटॉन, इसको बोलते हैं होमोटॉपिक प्रोटॉन। फिर सेकंड है, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करते हैं, मतलब प्लेन जब पास करते हैं तब जो रिफ्लेक्ट होते हैं प्रोटॉन, इसको बोलते हैं इनांशियोटॉपिक प्रोटॉन। एंड जब प्रोटॉन बाइसेक्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोटॉपिक। और बाइसेक्ट करते हैं इसलिए इसका जो सिग्नल होते हैं, मतलब वो क्या मिलते हैं, डिफरेंट सिग्नल। इतना समझ में आया कि नंबर ऑफ सिग्नल कैसे निकालते हैं। जब प्लेन फर्स्ट हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करते हैं तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, ओनली रोटेशन होता है, मतलब जो प्रोटॉन होता है उसका रोटेशन, इंटरचेंज प्रोटॉन, इसको बोलते हैं होमोटॉपिक प्रोटॉन। फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री में जब हम प्लेन पास करेंगे तब क्या होगा, जो प्रोटॉन होगा वो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन फॉर्म में मिलेगा, इसको बोलते हैं इनांशियोटॉपिक प्रोटॉन। नेक्स्ट क्या है, बाइसेक्ट, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेंगे तब क्या होगा, बाइसेक्ट, प्रोटॉन को बाइसेक्ट करता होगा, इसको बोलते हैं डायस्टीरियोटॉपिक। और वो डायस्टीरियोटॉपिक क्या देते हैं, डिफरेंट सिग्नल देते हैं, जबकि होमोटॉपिक एंड इनांशियोटॉपिक प्रोटॉन ओनली वन सिग्नल देते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, फर्स्ट हमने बेसिक एनएमआर इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट किया था, फिर हमने केमिकल शिफ्ट देखा कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, डेल वैल्यू कितनी होती है, 0 की रेंज से 10 तक होती है और उसमें टेट्रामिथाइलसिलेन एज अ रेफरेंस यूज किया जाता है। टेट्रामिथाइलसिलेन रेफरेंस एज अ क्यों यूज किया जाता है, तो टेट्रामिथाइलसिलेन क्या था, इनर्ट था, वो केमिकली इनर्ट है, मतलब किसी भी सैंपल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए टेट्रामिथाइलसिलेन यूज करते हैं। वॉलेटाइल है, इजीली सॉल्वर, मतलब इजीली वो सैंपल को सॉल्यूबल कर सकता है, इसलिए टेट्रामिथाइलसिलेन हम यूज करते हैं। जो टेट्रामिथाइलसिलेन की केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो वेरी लो है, क्योंकि वो हाईली शील्डेड है। शील्डेड का मीनिंग क्या हुआ कि केमिकल शिफ्ट वैल्यू इज अ लोअर इज कॉल्ड शील्डेड, और केमिकल शिफ्ट वैल्यू इज अ हायर इज कॉल्ड अ डीशील्डेड। तो हमने शील्डेड और डीशील्डेड का एग्जाम्पल, वो फ्लोरीन है, वो समझा था कि फ्लोरीन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसकी वजह से उसके पास वाला प्रोटॉन है वो क्या होगा, शील्डेड होगा, और उसके जो फर्स्ट प्रोटॉन है वो क्या होगा, डीशील्डेड होगा।
उसके बाद हमने नंबर ऑफ सिग्नल कैसे निकालते हैं और केमिकल शिफ्ट की वैल्यू की रेंज देखी थी। उसमें फर्स्ट क्या था, फर्स्ट रेंज थी कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है और sp3 कार्बन है तो उसकी रेंज क्या होगी 0.5 से 2 ppm। देन कार्बन के साथ हाइड्रोजन sp3 कार्बन है और अटैच्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो रेंज क्या है 2 से 5 ppm। फिर क्या है अल्कीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उसमें रेंज क्या है 5 to 8.5 ppm। फिर फोर्थ है अल्काइन, उसकी रेंज है 2 से 3 ppm। अल्काइन की रेंज आपको याद रखनी है, वो एग्जाम को आपको गलत करवा सकती है। फिर नेक्स्ट है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की रेंज है 8.5 से 10 ppm। कार्बोक्सिलिक एसिड की रेंज सबसे ज्यादा होती है 10 to 12.5 ppm। अब आपको इम्पोर्टेंट दो वैल्यू याद रखनी है OCH2 एंड OCH3। अब OCH3 की वैल्यू कैसे याद रखेंगे, OCH3 है मीन्स 3.5 से 4.0 उसकी रेंज होगी और OCH2 की रेंज क्या है 4.0 से 4.5। इतना आपको समझ में आया, वो टेबल आपको अच्छे से याद करना है। देन हमने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ सिग्नल कैसे निकालते हैं। तो प्रोटॉन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो फर्स्ट क्या है डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन, होमोटॉपिक प्रोटॉन एंड इनान्शियोटॉपिक प्रोटॉन। जो होमोटॉपिक और इनान्शियोटॉपिक प्रोटॉन होता है वो केमिकली इक्विवेलेंट होता है, वो क्या होता है केमिकली इक्विवेलेंट। और डायस्टीरियोटॉपिक क्या होता है नॉन इक्विवेलेंट होता है। जो होमोटॉपिक और इनान्शियोटॉपिक प्रोटॉन इक्विवेलेंट है इसलिए उसका सिग्नल कितना मिलता है, ओनली गिव्स 1 सिग्नल। तो होमोटॉपिक एंड इनान्शियोटॉपिक गिव्स ओनली 1 सिग्नल एंड डायस्टीरियोटॉपिक गिव्स डिफरेंट सिग्नल। तो आपको पता चला कि होमोटॉपिक, इनान्शियोटॉपिक एंड डायस्टीरियोटॉपिक्स में क्या डिफरेंस है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्जाम्पल, मतलब सिग्नल कैसे फाइंड करते हैं कि होमोटॉपिक प्रोटॉन है, इनान्शियोटॉपिक प्रोटॉन है या डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन है, वो हम निकालेंगे।